हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो मैं नीतू कुमारी सिंह, मेरा चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ बिहार स्टेट सोशल साइंस टेस्ट सीरीज़ का कर रहे होंगे, तो मैं रोज़ उसका वीडियो अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ कराऊँगी। तो इसके पहले मैंने 1 2 3 जो है अपलोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखे हैं तो देखें। और ऐसे सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट का जो है आपको टेस्ट सीरीज़ करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सो आप हार्ड वर्क करो तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ प्रिपरेशन करिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार आप ज़रूर से ज़रूर स्टेट पार करोगे और अच्छा मार्क्स होगा। और फ्रेंड्स, अगर जब आप पास कर जाओ, अच्छा मार्क्स आए, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तब आज इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक पार्ट 4 टेस्ट सीरीज। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है 1 2 3 तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकरण का मुक्त प्रवाह या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा इनमें से सभी। यानी वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता जो है वो वस्तुओं का जो है मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकरण का मुक्त प्रवाह, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी? कम होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ती घटती रहेगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगा? बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के द्वारा प्रत्येक देश नवाचार के प्रयोग पर बल दे रहे हैं। वैश्वीकरण का विकास 1990 ईस्वी के दशक से तेजी से हुआ है। नेक्स्ट है 153। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। तो सबसे सामान्य तरीका क्या है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी या इनमें से सभी। तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। इसका हो जाएगा डी। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों के दूसरे देशों में निवेश का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, बी। देखिए, बहुराष्ट्रीय नियम द्वारा क्या होता है? दूसरे देश में जो निवेश का सबसे सामान्य तरीका होता है वो स्थानीय कंपनी को खरीद लेना होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी कंपनी है? तो वह कंपनी कहलाती है जिसका कारोबार एक से अधिक देशों में हो, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। यानी मान लो ये इंडिया में भी काम कर रही है और वो चाइना में भी जो काम कर रही है, ठीक है, पाकिस्तान में भी वो कंपनी कर रही है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 154 में। सरकार की आर्थिक नीति का अंग है। तो सरकार की आर्थिक नीति का अंग क्या है फ्रेंड्स? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। सरकार की नवीन आर्थिक नीति है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रण को सरल करना। भारत में 1990 के दशक में एलपीजी में तेजी से विकास प्रारंभ हुआ था। कब? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? तो वैश्वीकरण से बोल रहा है उन सभी लोगों के, संपन्न वर्ग के लोगों के, अकुशल श्रमिकों के, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा संपन्न वर्ग के लोगों के। वैश्वीकरण से संपन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। वैश्वीकरण का लाभ कमजोर वर्गों को अधिक नहीं मिला है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है 156, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो किस उद्देश्य से किया गया? पहला है मौद्रिक नीति की जांच करना, मौद्रिक नीति के संशोधन तथा मजबूती प्रदान करने के लिए, मौद्रिक नीति के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ए, मौद्रिक नीति की जांच करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक जो है विशेषज्ञ समिति का गठन मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु की गई है। मौद्रिक नीति की घोषणा जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को क्या होता है? मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं 157, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो देखिए शक्कर का कटोरा कौन सा देश कहलाता है? तो इसका हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत में चीनी की सबसे अधिक खपत होती है। भारत को गन्ना की जन्मभूमि भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर हैं, क्या है? आयकर है, व्यापार कर है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है। तो क्या हो जाएगा? 158 का सी हो जाएगा, सीमा शुल्क है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। आयात कर में भारत जो है आयकर भारत में 1865 ईस्वी से लिया जाता है आयकर, और आयकर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है। जो आयकर होगा वो केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाता है। नेक्स्ट है, वह दर जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रेपो दर, रिजर्व रेपो दर। तो वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? रिजर्व रेपो दर। वह दर जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है वह रिजर्व रेपो दर कहलाती है। व्यावसायिक, ये आप टर्म सुने होंगे, बैंक का ये टर्म है। व्यावसायिक बैंकों के पास तरलता अधिक होने पर अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास जमा करते हैं, जिस पर आरबीआई ब्याज देते हैं, और उसे ही रिवर्स रेपो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो। जब अल्पकाल के लिए व्यावसायिक बैंकों को ऋण दिया जाता है तो उस पर जो आरबीआई द्वारा ब्याज लिया जाता है उसे रेपो दर कहते हैं। यानी जो ब्याज लेता है उसको रेपो दर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, इसमें मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 1951 से 56 है। वार्षिक योजना 1966 से 69 होगा वार्षिक योजना जो है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 होगा। रोलिंग प्लान, ठीक है, रोलिंग प्लान क्या होगा? 1978 से 79 रोलिंग प्लान हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन सी था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो किस बैंक का कोलकाता में है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक या कॉरपोरेशन बैंक? तो इसका हो जाएगा यूसीओ बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक था। भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक था फ्रेंड्स, और सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162, निम्नलिखित में कौन सा कथन आसान ऋण के लिए सही नहीं है? पहला है कि इस ऋण की कोई ब्याज दर नहीं होती। दूसरा, इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण कीमत से ज़्यादा होती है। विश्व बैंक आसान ऋण विकासशील देशों को उनके दीर्घ अवधि वाले प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए में है सिर्फ 1, बी में है सिर्फ 2, सी में है 2 और 3, डी में है 1 और 2। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, सिर्फ 2 हो जाएगा। यानी जो आसान ऋण के लिए सही नहीं है, इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण कीमत से ज़्यादा होती है,
ठीक है। आसान ऋण के लिए बोला कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, इसकी ब्याज दर उसकी असल ऋण से ज़्यादा होती है। बाकी सब क्या होगा, सही होगा। इसकी ऋण की कोई ब्याज दर नहीं होती। विश्व बैंक आसान ऋण विकासशील देशों को उनके दीर्घ अवधि वाले प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराता है। तो देखिए आप लोग जो है नहीं पे ध्यान दिया करिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। आसान ऋण द्वारा विश्व के कमजोर देशों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं, वस्तुओं के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता, इसे कौन सी मांग कहा जाएगा? पहला, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, अत्यधिक लोचदार। तो इसका हो जाएगा सी, पूर्णतः बेलोचदार। वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाएगा। क्या बोले फ्रेंड्स, जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहा जाएगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग का उदाहरण है दवा और नमक। कभी भी इसका जो दाम है वो ज़्यादा नहीं होता, जो होना चाहिए उतना ही रहता है। और पूर्णतः बेलोचदार वस्तु पर मांग और पूर्ति का नियम नहीं लागू होता। तो आप हमेशा याद रखना, पूर्णतः बेलोचदार मांग या बेलोचदार का उदाहरण क्या होगा, दवा और नमक होगा। निम्नलिखित में कौन M3 में नहीं आता? पहला, बैंकों के बचत खाते में जमा, डाक खानों के बचत खाते में जमा, बैंकों में शाब्दिक जमा, बैंकों के चालू खाते में जमा। तो क्या हो जाएगा, 164 का बी हो जाएगा, डाक खानों के बचत खाते में जमा। नेक्स्ट है 165, तो 164 का जो है 164 का बी हो गया, मतलब डाक खानों में बचत खाते में जमा जो है MP3 में नहीं आता है, ठीक है। और डाक खानों के बचत खाते में जमा नहीं आता, लेकिन भारत में मुद्रा मापन निम्न श्रेणी में किया जाता है। मुद्रा का मापन M1, ठीक है, M2, M3 और M4, ठीक है। ये मुद्रा का मापन है। नेक्स्ट है 165, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 15 मार्च 1950 को KC नियोगी समिति के रिपोर्ट पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो समिति का क्या नाम था, KC नियोगी। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, यानी अभी योजना आयोग नहीं है, उसके जगह क्या है, नीति आयोग आया है। नेक्स्ट है 166, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड जिसको NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? तो ये बियर ब्रांड्स, GDRS, इलेक्ट्रॉनिक शेयर या ऋण पत्र या जिसको डिवेंचर कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऋण पत्र यानी डिवेंचर। भारत में होने वाले निर्यात में सबसे अधिक भागीदारी किस देश की है? तो सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है अमेरिका की होगी। भारत से होने वाले निर्यात में सबसे अधिक भागीदारी अमेरिका की है। भारत का सबसे अधिक व्यापार जो है वो भागीदारी देश कौन है, भारत का चीन है। आप सब जानते ही हैं अभी चीन के वस्तुओं का बहिष्कार किया गया कि हम लोग चीन का जितना कम हो सके उपयोग करें। 168, भारी जल परियोजना तालचर तथा पाराद्वीप उर्वरक संयंत्र डैश के प्रसिद्ध उद्योग हैं, तो किसके प्रसिद्ध होगा? पहला, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका हो जाएगा ओडिशा के हैं, और इसका जो परमाणु भार है वो 20 होता है। नेक्स्ट है 169, नेपाल की मुद्रा है क्या है, रुपया, टका, रुपया या डॉलर? तो इसका हो जाएगा रुपया, नेपाल की मुद्रा रुपया है। टका बांग्लादेश का मुद्रा है। टका सल्तनत में चांदी की मुद्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, तिरुपुरम विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? पहला है रत्न आभूषण, बी है चमड़े का सामान, सी बुने हुए सूती वस्त्र, डी दस्तकारी का सामान। तो 170 का सी हो जाएगा, बुने हुए सूती वस्त्र हो जाएगा।
तिरुपुर जो है विश्व के अनेक क्षेत्रों को बुने हुए सूती वस्त्र के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तिरुपुर तमिलनाडु में अवस्थित है फ्रेंड्स, और मदुरै सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। 171 में देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है, तो इसका क्या ध्येय है? पहला है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। बी में है सूक्ष्म उद्यमों का निर्धनता मुक्ति। सी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन। डी पंचायत राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण। तो 171 का ए हो जाएगा, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़क हो जाएगा। पूरा PURA योजना का संबंध ग्रामीण विकास से है, और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर कब किया गया? नरेगा का नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन है 172, निम्नलिखित में कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो देखिए, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया और मालदीव। तो कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, श्रीलंका, भूटान और मालदीव ये सार्क का क्या है? देश है। सार्क का सदस्य देश में आप जानते हैं क्या क्या आता है? भारत, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये 7 सदस्य देश हैं। केंद्र सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? पहला, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति या वित्त सचिव या भारत सरकार। तो 173 का सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, 14वें बोल रहा है C रंगराजन, B रघुराम राजन, B रेड्डी, बिमल जालान। तो कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगराजन थे, ये 12वें के थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के प्रकट अधिमान सिद्धांत से नाम से जुड़ा है? एडम स्मिथ का, जॉन हिग्स का, RGD एलन का या पॉल सैम्यूएल्सन का? तो किसका होगा? इसका सी 150 का जो है फ्रेंड डी हो जाएगा, पॉल सैम्यूएल्सन का। देखिए, इसका होगा पॉल सैम्यूएल्सन का। मांग और पूर्ति के बीच परस्पर क्या होता है? गहरा संबंध होता है। मांग अधिक होने से कीमत बढ़ जाती है। मांग और पूर्ति के बीच परस्पर क्या होगा? गहरा संबंध होगा। तो मांग के प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है पॉल सैम्यूएल्सन का नाम से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप जो है अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, मैं रोज़ जो है 2 वीडियो अपलोड कर रही हूँ सोशल साइंस के, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम के 2-3-4 दिन पहले आप अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें तो आपके लिए बेटर होगा। आप जहाँ भी हैं, काम कर रहे हैं, करते करते चला दीजिए और सुनिए फ्रेंड्स। रात को सुनते सुनते सोइए, देखिए बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा और आपको याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।